राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक दायित्व के कॉमन लॉ के प्रसिद्ध सिद्धांत एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस ट्रिया के विषय में पढ़ेंगे तथा क्या उक्त सिद्धांत भारतीय आपराधिक विधि व भारतीय दंड संहिता में लागू होता है या नहीं होता है के विषय में पढ़ेंगे। कॉक ने आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस ट्रिया के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है कि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त साथ साथ मिलकर अपराध घटित करते हैं। तो ये कॉक ने आपराधिक दायित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस ट्रिया, जिसका अर्थ है दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त साथ साथ मिलकर अपराध घटित करते हैं। एक्टस अर्थात कार्य और मेंस अर्थात मानसिक क्रिया, दोनों को आपराधिक विधि के अंतर्गत दायित्व के लिए आवश्यक माना गया है। एक्टस रियस विधि द्वारा प्रतिष्ठित परिणाम है और मेंस रिया अर्थात आपराधिक मनस्थिति, दोनों को ही एक ही समय में उपस्थित आपराधिक विधि के अधीन दोष सिद्धि के लिए आवश्यक है। तो दोनों को एक ही समय में उपस्थित होना आपराधिक विधि के अधीन दोष सिद्धि के लिए आवश्यक है। तो कॉक ने ये महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी अभियुक्त को दोषित करने के लिए उसको दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त दोनों को एक साथ होना आवश्यक है, दोनों का साथ साथ होना आवश्यक है। यदि आपराधिक मनस्थिति हो परंतु दोषपूर्ण कार्य नहीं हो तो अभियुक्त को दोषित नहीं ठहराया जा सकता। दोषपूर्ण कार्य एवं आपराधिक मनस्थिति दोनों का एक साथ होना आवश्यक है। अगर एक तत्व की भी अनुपस्थिति होती है तो अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता। तो अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने दोषपूर्ण चित्त से विधि द्वारा प्रतिष्ठित परिणाम प्राप्त किया है। तो अगर अभियुक्त को दोषित ठहराना है तो उसकी आपराधिक मनस्थिति एवं दोषपूर्ण कार्य दोनों को ही साबित करना पड़ेगा। यदि अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति तो साबित हो जाती है परंतु दोषपूर्ण कार्य साबित नहीं होता। इसी प्रकार दोषपूर्ण कार्य साबित कर दिया जाता है परंतु आपराधिक मनस्थिति साबित नहीं होती है तो अभियुक्त को दोषित नहीं ठहराया जा सकता। तो कॉक के आपराधिक दायित्व के इस प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तभी दोषित ठहराया जा सकता है जब उसका आपराधिक आशय हो, मतलब दोषपूर्ण आशय हो और उसका दोषपूर्ण कार्य हो। दोनों की उपस्थिति एक साथ होना आवश्यक है। यदि एक तत्व भी अनुपस्थित है तो अभियुक्त व्यक्ति को दोषित नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में आर बनाम खंडू 1890, आर बनाम शोटी एवं मेली और अन्य बनाम आर के वाद महत्वपूर्ण हैं जो उक्त सिद्धांत पर आधारित है। आर बनाम खंडू के वाद के तथ्य इस प्रकार थे कि अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु कायरत करने के आशय से उसके सर में कई वार किए, जिसके परिणाम स्वरूप वह बेहोश हो गया। अभियुक्त ने यह सोचते हुए कि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और
स्वयं को बचाने के लिए और अपने विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने के आशय से उसने पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। जब उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में आई चोटों के कारण नहीं हुई बल्कि जलने से हुई थी। तो चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु सर में जो चोटें आई उसके कारण से नहीं हुई बल्कि जलने से हुई। अब अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि उसका अपराध 2 चरणों में घटित हुआ था। प्रथम चरण में जब उसने पीड़ित के सर में वार किया तो उसकी आपराधिक मनस्थिति तो उपस्थित थी परंतु दोषपूर्ण कार्य अनुपस्थित था। द्वितीय चरण में जब वह समझ रहा था, जब उसने आग लगाई झोपड़ी में तो उसका दोषपूर्ण कार्य था परंतु दोषपूर्ण आशय नहीं था और उसने कोक के आपराधिक दायित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस इत्या के का तर्क दिया न्यायालय के समक्ष और ये कहा कि उसका इस सिद्धांत के अनुसार आपराधिक किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए आपराधिक आशय और दोषपूर्ण कार्य दोनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है। चूंकि उसका अपराध 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में उसकी आपराधिक मनस्थिति उपस्थित थी परंतु दोषपूर्ण कार्य नहीं था। दूसरे चरण में दोषपूर्ण कार्य था परंतु आपराधिक स्थिति नहीं थी। इस कारण अभियुक्त किसी अपराध का दोषी नहीं है। न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का अभियुक्त को फायदा देते हुए उस तर्क को न्यायालय ने मंजूर कर लिया और अभियुक्त को हत्या के लिए की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया। तो न्यायालय ने अभियुक्त के जो उसने एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस इत्या के संबंध में जो कोक का सिद्धांत था उसके संबंध में जो तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए उसका दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त दोनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है, ये तर्क दिया और न्यायालय ने उसके तर्क को मान लिया और अभियुक्त को की गई हत्या की दोषसिद्धि को अपास्त करके उसको बरी कर दिया। दूसरा केस आर बनाम छोटी जो 1950 का केस है। इस बात के तथ्य इस प्रकार थे, अभियुक्त ने मृतक की मृत्यु कायरत करने के आशय से उसके सर में वार करके उसे भूमि पर गिरा दिया और अभियुक्त ने समझा कि पीड़ित की मृत्यु हो गई, फिर उसने उसको नाले में डाल दिया। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार उसकी मृत्यु वार करने से नहीं बल्कि पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अब अभियुक्त ने भी उक्त मामले में खंडू के मामले की तरह ही समान तर्क दिया कि उसका अपराध भी 2 चरणों में हुआ था और प्रथम चरण में यदि आपराधिक मनस्थिति थी तो दोषपूर्ण कार्य अनुपस्थित था, जबकि द्वितीय चरण में दोषपूर्ण कार्य उपस्थित था परंतु आपराधिक मनस्थिति नहीं थी, अतः हत्या का दोषी नहीं है। तो अभियुक्त ने भी जो कोक का प्रसिद्ध सिद्धांत मेंसरिया वाले सिद्धांत का ही तर्क दिया कि उसका अपराध भी 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में आपराधिक मनस्थिति उपस्थित थी परंतु दोषपूर्ण कार्य नहीं था। द्वितीय चरण में दोषपूर्ण कार्य था परंतु आपराधिक मनस्थिति थी और किसी व्यक्ति को दोषित ठहराने के लिए दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त का दोनों का मतलब दोषपूर्ण कार्य और आपराधिक मनस्थिति का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है, तभी अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि शरीर का नाले में फेंका जाना एक ऐसा अंतस्थ कार्य
था जिसका तत्काल संबंध हमले से नहीं था और शरीर को नाले में फेंकते समय अभियुक्त का सच्चा पर अपर्याप्त आधार पर आधारित विश्वास की मृतक उस समय मृतक था और न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए नहीं बल्कि हत्या के प्रयत्न के लिए दोषित किया। तो न्यायालय ने आर बनाम खंडू में अभियुक्त ने जो तर्क दिए थे उन तर्क को पूर्ण रूप से स्वीकार न करते हुए अभियुक्त को हत्या के लिए नहीं बल्कि हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी ठहराया। मेली और अन्य बनाम आर 1954 के उक्त मामले में अभियुक्तगण ने रात्रि के समय मृतक को एक झोपड़ी में निमंत्रण किया और उसे अधिक मात्रा में बियर पिलाई और उसकी मृत्यु कायरत करने के आशय से उसके सिर में कई वार किए। तो अभियुक्तगण ने मृतक को अपने घर इनवाइट किया झोपड़ी में और उसको अधिक मात्रा में बियर पिलाई और उसकी मृत्यु कायरत करने के आशय से उसके सिर में कई वार किए। उसको मृतक समझकर जबकि वह बेहोश हुआ था उन्होंने उसे एक खड़ी चट्टान से उसके शरीर को नीचे लुढ़का दिया ताकि लोग ये समझें कि रात्रि के समय ठोकर खाकर पत्थरों पर गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। अब चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में क्षति के कारण या चट्टान से गिरने के कारण नहीं हुई। तो चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में आई चोटों के कारण नहीं हुई बल्कि सर्दी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस मामले में भी अभियुक्त ने खंडू और जो सोटी के मामलों की तरह ये तर्क दिया कि उसका अपराध भी 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में उसकी आपराधिक मनस्थिति तो उपस्थित थी परंतु दोषपूर्ण कार्य उपस्थित नहीं था। द्वितीय चरण में दोषपूर्ण कार्य उपस्थित था परंतु आपराधिक मनस्थिति उपस्थित नहीं थी और आपराधिक दायित्व का सिद्धांत एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस इंट्रिया के सिद्धांत के आधार पर उसे हत्या के लिए दोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने अभियुक्त के तर्क को नामंजूर कर दिया और ये अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपराध एक संपूर्ण कार्रवाई में किया गया था। तो न्यायालय ने अभियुक्त के इस तर्क को स्वीकार कर दिया कि वह अपराध 2 चरणों में किया गया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस इंट्रिया के क्या सिद्धांत भारतीय आपराधिक विधि या भारतीय दंड संहिता में लागू होता है। उक्त सिद्धांत भारत में भारतीय दंड संहिता तथा अन्य आपराधिक कानूनों में लागू होता है। तो जो कोर्ट ने ये सिद्धांत दिया ये भारतीय आपराधिक विधि तथा भारतीय दंड संहिता में भी ये सिद्धांत लागू होता है। अतः किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए उसकी आपराधिक मनस्थिति और दोषपूर्ण कार्य दोनों का एक साथ साबित किया जाना आवश्यक है। अगर दोनों तत्वों में से एक तत्व को भी अगर अनुपस्थित रहती है तो अभियुक्त को दोषित नहीं ठहराया जा सकता और इसी सिद्धांत को आपराधिक विधि के भारतीय आपराधिक विधि तथा भारतीय दंड संहिता में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया है। भारतीय दंड संहिता में इस सिद्धांत को तीन प्रकार से लागू होता है। प्रथम सकारात्मक रूप से, द्वितीय नकारात्मक रूप से और तृतीय कठोर दायित्व के आधार पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो सकारात्मक रूप से विशिष्ट अपराध की परिभाषा में ही विशिष्ट आपराधिक मनस्थिति को जोड़कर दर्शाया गया है। तो सकारात्मक रूप में जो आपराधिक मनस्थिति है ना उसको अपराध की परिभाषा में ही जोड़ के दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों की परिभाषा में ही उन अपराधों के लिए आवश्यक विशिष्ट आपराधिक मनस्थिति का भी उल्लेखित किया गया है जो एक परिभाषा का ही अंग है जिनका साबित किया जाना आवश्यक है। अगर अभियुक्त को दोषी ठहराना है तो उसकी आपराधिक मनस्थिति का साबित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभियुक्त दोषित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए धारा 378 में चोरी के लिए बेईमानी का आशय साबित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 300 के अंतर्गत हत्या के लिए मृत्यु कारित करने का
आशय या शारीरिक क्षति कारित करने का आशय या कार्य करते समय कार्य के परिणाम की जानकारी का साबित किया जाना आवश्यक है। दूसरा जो नकारात्मक रूप है, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मनस्थिति का नकारात्मक रूप अध्याय 4 में, अध्याय 4 जिसको साधारण अपवादों के नाम से भी जाना जाता है और जिसके अंतर्गत धारा 76 से धारा 106 तक में प्रावधान किए गए हैं के अधीन अभियुक्त की विशिष्ट साधारण अपवाद के अधीन कार्य अगर अभियुक्त भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 की धारा 76 से लेके 106 के अंतर्गत अगर वह अपवादों के अधीन कार्य कर रहा है तो वह दोषित नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसमें आपराधिक मनस्थिति नहीं होती, अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति नहीं होती। और कोक के सिद्धांत के अनुसार आपराधिक मनस्थिति का होना आवश्यक है, इसलिए अभियुक्त को दोषित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस विशिष्ट जो साधारण अपवाद दिया गया है उसमें विधि की ये अवधारणा होती है कि अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति अनुपस्थित है और इसी कारण दोषपूर्ण कार्य का किए जाने के बावजूद भी आपराधिक मनस्थिति की अनुपस्थिति में उसे दोषित नहीं किया जा सकता। तो भारतीय दंड संहिता में जो उस सिद्धांत का नकारात्मक रूप से है वह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवादों का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 76 से लेकर 106 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। उक्त धाराओं में अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति अनुपस्थित रहती है परंतु दोषपूर्ण कार्य रहता है, परंतु कोक के प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार आपराधिक मनस्थिति एवं दोषपूर्ण कार्य दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है, तभी अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। इसी कारण अगर अभियुक्त का मामला किसी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 के अंतर्गत अगर किसी धारा के अंतर्गत आता है तो अभियुक्त दोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी आपराधिक मनस्थिति नहीं होती, केवल दोषपूर्ण कार्य होता है। और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आपराधिक मनस्थिति एवं दोषपूर्ण कार्य दोनों का ही साबित किया जाना आवश्यक है। अब इसका जो कठोर दायित्व के रूप में भी ये सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में लागू होता है, जिसके अंतर्गत केवल दोषपूर्ण कार्य मात्र का ही साबित किया जाना आवश्यक होता है और आपराधिक मनस्थिति का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। विधि आपराधिक मनस्थिति के बारे में अवधारणा कर लेती है और दोषपूर्ण कार्य में ही उसकी आपराधिक मनस्थिति जुड़ी हुई होना उपधारित कर लेती है। उदाहरण के लिए धारा 292 के अधीन किसी अश्लील वस्तु का बेचा जाना या वितरित किया जाना या आयात करना, उसका निर्यात करना मात्र ही दंडनीय है। कोई भी अगर व्यक्ति किसी अश्लील पुस्तक को बेचता है, वितरित करता है, आयात करता है, निर्यात करता है या अपने पास रखता है तो वह दंडनीय अपराध है और उसमें आपराधिक मनस्थिति का साबित किया जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि विधि की अवधारणा होती है कि दोषपूर्ण कार्य में आपराधिक मनस्थिति जुड़ी हुई है, इसलिए आपराधिक मनस्थिति का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त भारत में कई अन्य कानूनों में कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू किया गया है और ऐसे कानून के अंतर्गत दोषपूर्ण कार्य मात्र किए जाने को से ही अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है और अभियुक्त की किसी आपराधिक मनस्थिति को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के दोषपूर्ण कार्य किए जाने पर ही विधि अवधारणा कर लेती है कि ऐसा कार्य आपराधिक मनस्थिति से किया गया था। अगर दोषपूर्ण कार्य साबित हो जाए तो विधि की ये अवधारणा हो जाती है कि ऐसे कार्य में आपराधिक मनस्थिति से किया गया था, जैसे सशस्त्र अधिनियम 1959, इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और अन्य से बहुत कानून है जिसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत के रूप में केवल दोषपूर्ण कार्य का साबित करने पर ही विधि ये अवधारणा कर लेती है कि दोषपूर्ण कार्य के साथ ही अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति जुड़ी हुई है। तो कोक के प्रसिद्ध सिद्धांत एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया का सिद्धांत भारतीय आपराधिक विधि तथा भारतीय दंड संहिता में लागू होता है। भारतीय दंड संहिता में 3 प्रकार के लागू होता है, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से और कठोर दायित्व के रूप में।
सकारात्मक रूप में जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध की परिभाषा दी गई है, जैसे जानबूझकर, साज से, स्वेच्छा, उतावलेपूर्ण, उपेक्षापूर्ण या बेईमानी से, कपटपूर्ण इत्यादि में आपराधिक मनस्थिति का यह साबित किया जाना आवश्यक है। यदि आपराधिक मनस्थिति का साबित नहीं की जाएगी तो अभियुक्त दोषित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार नकारात्मक रूप से जो भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 4 में धारा 76 से लेकर धारा 106 के अंतर्गत प्रावधान किए गए, इसमें अभियुक्त दोषित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अभियुक्त की आपराधिक मनस्थिति उपस्थित नहीं रहती, केवल दोषपूर्ण कार्य ही रहता है। तीसरी जो कठोर दायित्व के अंतर्गत केवल दोषपूर्ण कार्य का ही साबित किया जाना आवश्यकता है, और विधि आपराधिक मनस्थिति के बारे में उपधारणा कर लेती है कि दोषपूर्ण कार्य के साथ ही आपराधिक मनस्थिति भी जुड़ी हुई है। अतः एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस एट्रिया के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए दो तत्वों का साबित किया जाना आवश्यक है। प्रथम तत्व दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए और उसका आपराधिक आशय होना चाहिए। एक तत्व की अनुपस्थिति में अभियुक्त को दोषित नहीं ठहराया जा सकता। दोनों तत्वों का साबित किया जाना आवश्यक है, तभी अभियुक्त को दोषित ठहराया जा सकता है। और उक्त सिद्धांत भारतीय आपराधिक विधि में तथा भारतीय दंड संहिता में यह सिद्धांत लागू होता है। थैंक यू।